अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे ही 31 दिसंबर 2020 गुज़रा है तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त अहबाब ने हमें अपील का प्रोसेस पूछा है कि अपील कैसे की जाती है, इसमें कितना टाइम लगता है और सबसे अहम क्वेश्चंस, क्या हम खुद डायरेक्टली ईसीओ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हम इस वीडियो में आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सटेंड फैमिली बेस पर 31 दिसंबर से पहले अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और उनको रिफ्यूज़ल भी मिल चुका है। चूँकि अब 31 दिसंबर के बाद वो री अप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि वो यूके में सॉलिसिटर भी हायर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलमोस्ट 3000 से 4000 पाउंड फ़ीस चार्ज करते हैं। तो ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि बजाय वो अपील का चांस मिस करें, उनको इस मेथड के थ्रू अपील कर देनी चाहिए। बिकॉज़ हमने बहुत से रिफ्यूज़ल देखे हैं जिनको बड़े बेतुके से अंदाज में रिफ्यूज़ कर दिया गया है, और होपफुली कि ये एलिगेशंस उनकी अपील में क्लियर हो जाएंगी और उनको ईईए फैमिली परमिट जारी हो सकता है। अब आते हैं कि हम अपील कैसे कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने अपना ईई एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल किया है तो फिर ये आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि अपील में भी सेम वही प्रोसेस है। अगर आप अपने रिफ्यूज़ल के सेकंड पेज पर देखें तो आपको एक लिंक दिया गया है। आप इस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। इस पेज के थर्ड सेक्शन पर आपने क्लिक करना है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, अपील फ्रॉम आउटसाइड द यूके। इस पर क्लिक करने के बाद आप अगर स्क्रॉल करते हैं तो नीचे देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि आप अपील ऑनलाइन भी कर सकते हैं, थ्रू फैक्स, पोस्ट या ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप उनको अपील थ्रू फैक्स, पोस्ट या ईमेल करने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म IAFT 6 डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको हैंड राइटिंग से भी फिल कर सकते हैं या बाय कंप्यूटर भी फिल कर सकते हैं। और ये याद रखें कि ये अपील फॉर्म आप ईईए एक्सटेंड फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फैमिली मेम्बर्स या डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स सब के लिए यूज़ हो सकता है। और कोई भी ईईए की कैटेगरी हो, अपील का प्रोसेस सेम है। और एक बात, इस अपील का तरीकाकार थोड़े से देसी और सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सब के लिए आसानी हो। ये IAFT 6 फॉर्म नंबर होगा। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसके फर्स्ट पेज पर आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स नज़र आएंगे जिस पर आपने टिक मार्क करना है। जो भी आपके केस के रिलेटेड हो आपने इसको टिक कर लेना है। इसमें कुछ नेसेसरी भी हैं, जैसे फ़र्स्ट क्रेडिट कार्ड के हवाले से है, इस पर आप टिक मार्क करेंगे क्योंकि इसके थ्रू आपकी फ़ीस डिडक्शन की जाएगी। बट अगर आप ऑनलाइन अपील का तरीकाकार फॉलो करते हैं तो वहाँ आपकी डायरेक्टली फ़ीस की डिडक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम आपको नॉर्मली समझाएंगे ताकि उन लोगों को भी समझ आ जाए जो अपील ऑनलाइन नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट पर भी आपने टिक मार्क करना है क्योंकि रिफ्यूज़ल लेटर साथ लाजमी अटैच करना होता है। इसके बाद फोर्थ सेक्शन भी लाजमी है। इसमें आपने सारी ग्राउंड्स लिखनी है जो कि आपके एलिगेशंस के रिलेटेड होंगी। अब दूसरे पेज पर आते हैं। यहाँ आपको ट्रिब्यूनल का एड्रेस और ईमेल दोनों मिल जाएंगे जिस पर आप अपना अपील फॉर्म सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर पेमेंट सेक्शन है जिसमें आपने अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह मेंशन करेंगे, और ट्रिब्यूनल ऑलमोस्ट आपकी अपील फॉर्म सेंड करने के विदिन 2 और 3 वीक्स अमाउंट डिडक्शन कर लेगा। नेक्स्ट पेज जो कि अपील का ऑलमोस्ट मेन पेज है, इस सेक्शन ए में आपने 2 ऑप्शंस देख सकते हैं, एक ओरल हेयरिंग और पेपर हेयरिंग। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लाजमी समझना चाहिए। ओरल हेयरिंग से मुराद है कि आपकी तरफ से आपका स्पॉन्सर अपील हेयरिंग को अटेंड करेगा और इस बात को मेक श्योर करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं और आपका वीज़ा जारी होना चाहिए। या दूसरे सादा से लफ्ज़ों में ऐसे है कि आपके दायर करदा केस में बाकायदा समाअत होती है। एक तरफ आपका स्पॉन्सर या वकील आपकी नुमाइंदगी करता है, जबकि दूसरी तरफ दलाइल देने के लिए होम ऑफिस का भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है। और
जज इन दलाइल और आपके कागजात की रोशनी में फ़ैसला करता है और इसकी फ़ीस आलमोस्ट 140 पाउंड होती है। जबकि दूसरा सेक्शन पेपर हेयरिंग का है, इसमें किसी किस्म की समाअत नहीं होती और इसमें जज सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स को देखकर और ईसीओ के एलिगेशंस को देखकर फ़ैसला कर देता है, जबकि इसकी कोर्ट फ़ीस आलमोस्ट 80 पाउंड है। हमारी नज़र में अगर आप स्ट्रांग अपील करना चाहते हैं तो आपको ओरल हेयरिंग को चूज़ करना चाहिए। बाकी ये आपके केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसकी नोयत क्या है। नेक्स्ट बी सेक्शन में आप अगर ओरल हेयरिंग चूज़ करते हैं तो आपको इन 3 ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना होता है कि आपकी तरफ से कौन अदालत में आपकी नुमाइंदगी करेगा। सी सेक्शन आपके लिए नहीं है, इसमें आप नो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आगे डी सेक्शन में आपसे पूछा गया है क्या आप किसी और फैमिली मेम्बर की भी फ़ीस पे कर रहे हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कि आपके कंसर्न है या नहीं। नेक्स्ट पेज पर आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शंस है ईईए और ह्यूमन राइट्स। चूँकि हम ईईए की बेस पर अपील कर रहे हैं तो आप इस पर टिक मार्क कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन ए में आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगे जिनमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और ईमेल वगैरह है, ये आप अकॉर्डिंगली फिल कर लीजिएगा। हमारी कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर 2 सेक्शन है, आपने पोस्ट रेफरेंस नंबर लिखना है जिसको आप रिफ्यूज़ल नंबर भी कहते हैं। ये आपके रिफ्यूज़ल लेटर के फर्स्ट पेज पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपने ईसीओ का नाम लिखना है जो कि आपके उसी रिफ्यूज़ल लेटर के सेकंड पेज पर मिलेगा और ये ऑलमोस्ट वहाँ पर ईसीओ के शॉर्ट नेम्स ही मेंशन होते हैं लाइक JDMK वगैरह। इसके बाद आपने टिक मार्क करना है कि आपने ये रिफ्यूज़ल किस तरह रिसीव किया। नेक्स्ट है कि आपने रिफ्यूज़ल लेटर की रिसीविंग डेट लिखनी है, एप्लीकेशन सबमिट की डेट लिखनी है और डेट ऑफ डिसीशन लिखना है। नेक्स्ट पेज सेक्शन 3 में अगर आप अपील 28 डेज़ गुजरने के बाद कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई वैलिड रीज़न लिखनी होगी, लेकिन अगर आप विद इन टाइम कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन बी, आपने इन तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है जो आप इस अपील फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं। इसके बाद सेक्शन सी, अगर आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो विद इन ड्यू टाइम प्रिपेयर नहीं हो सका तो आप इसको बाद में भी ट्रिब्यूनल को सेंड कर सकते हैं और इस कॉलम में आपने उस डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट सेक्शन ग्राउंड ऑफ अपील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बड़ी डिटेल्स के साथ कंप्लीट सर्कमस्टांसिस ट्रिब्यूनल को पेश करने हैं और उन फैक्ट्स से ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म करना है कि आपने अंडर इमिग्रेशन रेगुलेशन 2016 आर्टिकल 1(2) के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन सबमिट की थी, बट ईसीओ ने आपका केस सही तरीके से कंसीडर नहीं किया और एलिगेशन लगाकर आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया गया है। अब जितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनाएंगे उतने ही आपकी अपील विन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी इसके अलावा भी कोई और अपील चल रही है तो इसका नंबर और तारीख़ यहाँ मेंशन करेंगे। एफ सेक्शन में अगर आपका स्पॉन्सर का इंग्लिश लेवल अच्छा नहीं है तो आप स्पॉन्सर के साथ किसी इंटरप्रेटर का अरेंज भी कर सकते हैं जिसका नाम आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपका स्पॉन्सर डिसेबल पर्सन है तो इसके लिए अगर आप स्पेशल रिक्वायरमेंट भी करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। फोर्थ सेक्शन में आपने अपने साइन करने हैं और साथ डेट लिखनी है। नेक्स्ट सेक्शन 5 में अगर आपने हेयरिंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव या सॉलिसिटर हायर किया है तो इस कॉलम में उसकी सारी डिटेल्स लिखनी होंगी और नीचे इसके दस्तखत होंगे। सेक्शन 6 में आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स दर्ज होंगी जिसके बेस पर आपने अपील सबमिट की थी, जिनमें उसका नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह है। नीचे आपने स्पॉन्सर की बिहाफ पर साइन करेंगे। ये बहुत सिंपल अपील फॉर्म है जिसको आपने फिल करके 7 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और फिर इसको ट्रिब्यूनल को सेंड कर देना है। इस काम के सॉलिसिटर्स 3000 से 4000 पाउंड चार्ज कर लेते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये अपील का प्रोसेस बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।